वेलकम बैक एवरीवन। मैं डेविल यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो क्लास को लेक्चर को स्टार्ट करेंगे, पर उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि ये जो क्लास है फुल प्रैक्टिस सेशन रहने वाला है। प्रैक्टिस करोगे आप सीखोगे इसमें। तो सबसे पहले आप कॉपी किताब ले लीजिए, पेन ले लीजिए, कॉपी और पेन ले लीजिए और कम से कम रफ ही ले लीजिए और उसके साथ आप बैठ जाइए अच्छे से पढ़ाई तैयार कर कि हाँ आज कुछ सीखना है, सच में आज कुछ सीखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस जो होता है उसको मैं कवर कर चुका हूँ, निगेटिव भी कवर कर चुका हूँ। उसमें कई सारे रूल्स हैं, वो आगे यूज होते जाएंगे या फिर उनका जो ज़रूरत पड़ेगा। तो अगर आपने उस लेक्चर को उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो प्लीज़ उन लेक्चर्स को भी ज़रूर देख लीजिएगा टाइमली। ये पूरा कोर्स शुरू से लेकर लास्ट तक जाएगा। अगर आप इसको कर लेते हो तो आई एम श्योर कि आप ट्रांसलेशन में मास्टर बन जाओगे। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी, चाहे कोई भी एग्जामिनेशन हो आप आराम से निकाल ले जाओगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में। बहुत सारे लोग कहते हैं इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सही है, बहुत ज़्यादा लोग इंट्रोगेटिव बोलते हैं, बट करेक्ट वर्ड आप देखो, इन तो बोलते हैं फिर ट्रो बोल देते हैं, यहाँ पे इसको छोड़ देते हैं, ई को छोड़ देते हैं। ठीक है, इंटेरोगेटिव हम इसे एक्चुअली में जो होता है करेक्ट होता है वो इंटेरोगेटिव होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब प्रश्न सूचक या प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें क्वेश्चन मार्क आए, जिसमें क्वेश्चन मार्क्स आए, जिसमें आपको क्वेश्चन पूछा जाए और आप उनको ट्रांसलेशन करोगे। आप जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, जैसे कहा जाता है क्या कमला एक मधुर गाना गाती है, तो ये क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस है। क्या लड़का अपने घर जाता है, ये क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस है। ठीक है, तो वही हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई भी डाउट होता है, इफ़ यू आर गेटिंग एनी टाइप ऑफ डाउट, तो आप मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाके अपना डाउट जो है वो सवाल पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई करूँगा। हाँ, फालतू के क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, क्वेश्चंस वैलिड रहें और अच्छे तरीके से रहें, तो मैं ज़रूर आंसर करूँगा। आप कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके, छोटा सा डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में यूट्यूब पे कमेंट कर देंगे तो भी मैं रिप्लाई कर दूँगा। और लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, वरना डिसलाइक। हाँ, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल डेविल यादव को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। लेट्स स्टार्ट। हम बात करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में। आई होप कि आप कॉपी किताब लेके पूरा अच्छे से तैयार हो गए होंगे पढ़ने के लिए और पूरा अच्छे से समझने के लिए भी कॉन्सेप्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस ये है जिसमें जैसे इसमें प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। जैसे मैंने बताया आप सभी को कि क्या कमला एक मधुर गाना गाती है, तो देखो यहाँ पे क्या यहाँ पे आ रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है, तो जिसका आंसर हो सकता है हाँ या ना, गाती है नहीं गाती। क्या लड़का, मतलब जिसका एक उत्तर होता है सच में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। तो इसमें एक इस टाइप के वाक्य मिलेंगे और उसको आप ट्रांसलेट करोगे इंग्लिश में कि इसको कैसे ट्रांसलेट करना है, वही आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। स्पेशली जो ये क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस हैं वो प्रेजेंट के ही रहेंगे, क्योंकि मैं अभी प्रेजेंट कर रहा हूँ, इसके बाद पास्ट कंप्लीट कराऊंगा, फिर फ्यूचर ले जाऊंगा। मैं पहले लेक्चर में बता चुका हूँ। तो सबसे पहले हम बताते हैं, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो देखो यार, यहाँ पे एक चीज़ बोला गया है, वो ये बोला गया ना कि ही, सी, इट और एक वचन कर्ता के साथ डज का प्रयोग होता है। सिंपल सा, इसको पढ़ोगे आप कंफ्यूज हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल सा आप ये देखो कि ये सिर्फ इतना कहना चाह रहा है कि देखो आप यहाँ पे क्या पहले आया है, क्या पहले आया, क्या पहले आया, क्या पहले, ये सब ऐसे सेंटेंस हैं। आगे बढ़ के देखो, थोड़ा सा आगे बढ़ के हम देखते हैं तो वहाँ पे ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। वह कहाँ रहता है, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो। तो आप देखो दो टाइप के प्रश्नवाचक वाक्य आपको देखने के लिए मिलेंगे। एक ऐसे वाक्य जिनमें क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो बीच में आएगा, जैसे कहाँ पे बीच में है, क्यों बीच में है, फिर कितने बीच में है, फिर कौन सी पुस्तक, ये सब बीच वाले हैं। तो जो बीच में आते हैं, और एक आप देखोगे स्टार्टिंग में जिसका आंसर हाँ या ना होगा, जैसे क्या कमला एक, क्या यहाँ पे क्वेश्चन आ गया क्या, तो ये जो आंसर है ना, ये हाँ या ना, यस या नो, एक वर्ड आंसर होंगे, वन वर्ड आंसर होंगे ये। जैसे क्या कमला एक मधुर गाना गाती है, हाँ गाती है, यस। क्या कमला एक मधुर गाना गाती है, नो। तो कहने का मतलब यह है कि इसका आंसर जो होगा, जो वन वर्ड आंसर होगा, यानी क्या से शुरू हो सकते हैं, क्वेश्चन जो स्टार्ट हो सकता है वो
शुरू में आ सकता है प्रश्नवाचक शब्द, या फिर बीच में आ सकता है, जैसे यहाँ पे कौन सी है, कितने हैं। तो दो टाइप के आपको इसमें भी प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। तो ये कह रहा है कि जब भी शुरू में क्वेश्चन आ जाए, जैसे क्या 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 ऐसे कुछ अगर आपको शुरू में देखने के लिए मिल जाएगा, तब आपको डज या डू लगाना है। डज या फिर कहाँ डज लगाना है, डज या डू लगाना है, सिंपल सा आप इतना ध्यान दो, डज या फिर डू लगाना है। लेकिन डज और डू कब लगाना है ये इंपॉर्टेंट है ना। डज या डू लगाना है आप तो जान गए कि ठीक है हम डू भी लगा देंगे, डज भी लगा देंगे, जो भी है, पर कब कौन सा लगाएंगे? तो जब सिंगुलर रहेगा, जब करता, मैं करता बता चुका हूं, फिर भी एक बार हल्का सा ओवरव्यू दूंगा। करता यानी काम करने वाला, जैसे क्या कमला एक मधुर गाना गाती है, तो कौन यहाँ पे काम कर रहा है? कमला काम कर रही है। क्या लड़का अपने घर जाता है? कौन लड़का? मतलब यहाँ पे क्या वह अपना पाठ याद करता है? तो यहाँ पे काम करने का काम कौन कर रहा है? वह। ठीक है, तो जो सब्जेक्ट है, जो करता है, वो अगर सिंगुलर रहेगा, एक वचन रहेगा, तो हम डज का प्रयोग करेंगे। तब हम एक वचन का प्रयोग करेंगे और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी वर्ब जितना है सिंपल सिंपल सा रख देना है। आप सिंपल ये देखो, सिंगुलर रहेगा तो हम डज का प्रयोग करेंगे, प्लूरल रहेगा, प्लूरल तो हम डू का प्रयोग करेंगे। सिंगुलर तो डज, प्लूरल तो डू। अब देखो यहाँ पे यार कुछ एक्सेप्शन आ जाता है, जैसे मैं कहता हूँ आई, यू, तो मैं और तुम, ये जो शब्द हैं ये भी प्लूरल में ही आते हैं। हम तो आएगा ही, दे मतलब वे कई सारे लोग, तो वो भी आएंगे। तो ये जो चीज है ये हमेशा वी और दे भी, मतलब ये दोनों तो पहले से प्लूरल है। आई और यू, मैं और तुम, जो वाक्य होगा उसके साथ भी डू लगेगा। क्लियर? एक बार मैं फिर हल्का सा ओवरव्यू देता हूं कि अगर सिंगुलर रहेगा तो डज का प्रयोग होगा, प्लूरल रहेगा तो डू का प्रयोग होगा, आई और यू के साथ भी डू का ही प्रयोग होता है। और देखो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दोनों साइड लगता है, क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस हैं ये। नेक्स्ट नियम आपसे यही कह रहा है कि देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि अब जो बीच में प्रश्न सूचक शब्द आ जाएंगे, तो फिर आपको क्या करना है ना कि उस प्रश्न सूचक शब्द की इंग्लिश लिखनी है। जैसे कहने का मतलब ये है, जैसे मैं यहाँ पे कहता हूँ वह कहाँ रहता है, तो कहाँ बीच में आया ना, तो सबसे पहले हम कहाँ की इंग्लिश लिखेंगे, वेयर। तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो, तो हम सबसे पहले क्यों की इंग्लिश लिखेंगे, वाई। ठीक है, कंफर्म क्लियर हो गया होगा। मैं फिर से हल्का सा ओवरव्यू दूंगा एक प्रकार से कि जब शुरू में क्या आएगा तो हम सबसे पहले डज लिखेंगे या फिर डू लिखेंगे। डज सिंगुलर रहेगा तो डज लिख देंगे सबसे पहले, और प्लूरल रहेगा तो डू लिख देंगे सबसे पहले। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। और अगर बीच में क्वेश्चन मार्क आता है तो सबसे पहले हम उसी की अंग्रेजी लिखेंगे, जैसे कहाँ का इंग्लिश वेयर, क्यों का इंग्लिश वाई। क्लियर क्लियर क्लियर, इतना ओवरव्यू भी कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे क्या है, एक बार रूल को भी देख लेते हैं। ये कह रहा है ना कि सबसे पहले हम प्रश्न सूचक शब्द की इंग्लिश लिखेंगे, यानी जैसे वाई, वेयर, और उसके तुरंत बाद हम डज या डू लिख देंगे। उसके तुरंत बाद हम डज या डू लिख देंगे, डज या डू उसके तुरंत बाद लिख देंगे। तीसरा जो रूल है वो ये कह रहा है कि जैसे यहाँ पे कहाँ है तो वेयर आ गया, और क्यों है तो वाई आ गया। लेकिन कभी कभी आ गया कितना, तो कितना का हाउ मच होता है, कितने का हाउ मेनी। देखो यहाँ पे हाउ मच और हाउ मेनी को मैं अभी बताता हूँ। हाउ मच और हाउ मेनी लगभग लगभग सेम है। अभी तुम ये दो कौन सा, तो कौन सा के साथ विच आएगा। तो जैसे किस के साथ उनका संबंधित नाउन्स भी आते हैं। थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे कह रहा है ना कि कितना का हाउ मच हुआ, कितने का हाउ मेनी हुआ। मैं बताता हूँ, इन दोनों को भी एकदम अच्छे से समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। पहले सेंटेंस देखिए, लिखा हुआ है तुम कितने मील प्रतिदिन टहलते हो। तो कहने का मतलब ये है कि हमने एक रूल देखा है कि सबसे पहले हम क्वेश्चन जो जैसे कहाँ का इंग्लिश लिखेंगे, सबसे पहले वेयर, फिर उसके तुरंत बाद हम डज लिख देंगे या फिर डू लिख देंगे। जैसे यहाँ पे हमने किया हुआ है, क्यों का इंग्लिश वाई लिखा हुआ है, उसके तुरंत बाद डू लिख दिया है। यहाँ पे कहाँ के लिए वेयर लिखा हुआ है, फिर डज लिख दिया है। तो ऐसा हम कर रहे हैं ना, पहले क्वेश्चन जो प्रश्न सूचक शब्द है उसकी इंग्लिश लिख रहे हैं, फिर उसके बाद डज या डू लगा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जब ऐसे आ जाए, हाउ मच आ जाए, हाउ मेनी आ जाए, विच आ जाए,
तो उसके तुरंत बाद हम डज नहीं लिखते हैं। जैसे यहाँ पे हाउ मेनी माइल्स है, तो उसके बाद देखो बीच में कुछ लिखा गया है, फिर जाके डू आया है। यहाँ पे विच बुक, पहले विच है, विच के तुरंत बाद डज नहीं आया, बीच में कुछ लिखा गया है। तो वो ये कहना चाह रहा है कि इनका जैसे ना, तुम कितने मील प्रतिदिन चलते हो, तो ये तुम का संबंध जो है ना वो मील से है। तो इसीलिए हम सबसे पहले ये हाउ मेनी लिखेंगे, फिर उसके बाद माइल्स लिख देंगे कि कितना मील चलते हो, उसके बाद हम डू लिखेंगे। यानी जो उसका संबंधित नाउन है उसको लिख लेंगे, उसके बाद हम डू लगाएंगे। देखिए घबराना नहीं है, आपको मैं प्रैक्टिस भी कराऊंगा, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं आएगा, आई गारंटी यू। ठीक है, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है उसकी बहन कौन सी पुस्तक पढ़ती है, तो विच बुक आ जाएगा, विच बुक डज हिज सिस्टर रीड। तो आप देखो यहाँ पे विच और डज के बीच में भी एक आ गया। जैसे विच का संबंध किससे है, बुक से है, जो कौन सी पुस्तक ना, कौन सी पुस्तक, तो कौन का संबंध किससे है, पुस्तक से है, तो विच बुक आ गया। कितने मील, तो मील का संबंध, कितने के साथ मील का संबंध है, तो माइल्स आ गया। बस इतना कहना चाह रहा है कि देखो भैया जब बीच में क्वेश्चन मार्क आता है तो हम क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन वर्ड है उसकी इंग्लिश लिखते हैं, फिर हम डू या डज लगाते हैं। लेकिन जब हाउ मच, हाउ मेनी या विच आ जाए तो हम बीच में जो संबंध है उस संबंध को भी पहले लिख लेते हैं, फिर जाके डू या डज लगाते हैं। क्लियर क्लियर क्लियर। इसको मैं एक बार फिर से बताऊंगा, लेकिन अभी रुक के थोड़ा सा। अब देखो यार, पहले हम क्लियर कर लेते हैं हाउ मच और हाउ मेनी क्या होता है। हाउ मच जैसे कुछ चीज़ें होती हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते हैं, जैसे गिन नहीं सकते, हम कहते हैं कि यार मुझे पानी दो, तो आप बताओ पानी कितना दोगे, एक पानी दोगे, दो पानी दोगे। अब पानी मैं बोल रहा हूँ तो एक बूंद हो सकता है, एक बूंद, दो बूंद, तीन बूंद, चार बूंद, या फिर हो सकता है एक ग्लास, दो ग्लास, तीन ग्लास, फिर एक बाल्टी, दो बाल्टी, तीन बाल्टी। तो यहाँ पे हम जो ग्लास है उसको गिन पा रहे हैं, बाल्टी को गिन पा रहे हैं कि कितनी बाल्टी है, लेकिन एक्चुअली हम पानी को नहीं गिन पा रहे हैं। अगर हम पानी आपसे मांग रहे हैं तो हम यहाँ पे पानी को नहीं गिन पाएंगे। जो बहने वाली चीज़ें होंगी, तरल पदार्थ होगा, तरल पदार्थ को क्या बोलते हैं एक्चुअली, वो हाँ फ्लूइड जो होगा, जो बह सकता है, तो उसमें हम हाउ मच लगाएंगे। जैसे पानी हो गया, अब मैं तेल हो गया, दूध हो गया, तो उसमें हम क्या है, जो तरल पदार्थ होंगे उसमें हम हाउ मच का यूज करेंगे। और हाउ मेनी जो है जिसको हम गिन सकते हैं, जैसे कुर्सी, टेबल, मेज, पंखा, समझ रहे हो, तो उसके साथ हम हाउ मेनी, जिन चीज़ों को हम गिन पाएंगे उनके साथ हाउ मेनी, और जिन चीज़ों को हम नहीं गिन पाएंगे उनके साथ हाउ मच। क्लियर होगा? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, फिर उसके बाद हम एक बार क्विक रिव्यू भी करेंगे, आपको दिक्कत नहीं आएगा। अगर आपको अभी तक समझ नहीं आया, कन्फ्यूजन हो रहा है, तो मैं कन्फ्यूजन को दूर करूंगा। जस्ट आप रुकिए कुछ देर, जब प्रैक्टिस करेंगे, ट्रांसलेशन करेंगे, तभी आपको वो जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट रूल है, क्वेश्चन नहीं है, कि यदि कौन ही कर्ता का कार्य कर रहा हो, जैसे यहाँ पे मैं कहता हूँ तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, तो आप देखो ना कि कौन पढ़ाता है, आपको खुद ही नहीं पता है कि यहाँ पे काम कौन कर रहा है। यहाँ पे आपको यही नहीं पता है कि काम कौन कर रहा है। जैसे मैं यहाँ पे कहता हूँ तुम कितने मील प्रतिदिन टहलते हो, तो सब्जेक्ट हो गया, यानी काम करने वाला हो गया तुम। उसकी बहन कौन सी पुस्तक पढ़ती है, तो काम कौन कर रहा है, बात किसके बारे में हम कर रहे हैं, उसकी बहन के बारे में कर रहे हैं। बट हम यहाँ पे कह रहे हैं यार कि तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, तो हम तुम्हारे के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं उस कौन के बारे में कि कौन पढ़ाता है। ठीक है, उस कौन के बारे में बात कर रहे हैं। एक्चुअली तुम्हें इंग्लिश कौन पढ़ाता है, वो सब्जेक्ट कौन जो पूछ रहे हो, उस कौन, तो ये जो कौन है ना, उसका हम उस टाइम जब हम बनाते हैं तो पहले हम हु लिख देते हैं, हु का हो गया अंग्रेजी हु, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ला देते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे खास क्या है, खासियत क्या है कि यहाँ पे जब हम यूज कर रहे थे तो क्वेश्चन मार्क के बाद ये जो क्वेश्चन वर्ड है उसके तुरंत बाद डू या डज ला रहे थे, लेकिन अभी हम यहाँ पे डू या डज नहीं ला रहे हैं। देखो आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे आप देखो वेयर डज, वाई डू, ठीक है, आप देख रहे हो ना कि डू या डज ला रहे थे। यहाँ पे स्टार्टिंग डू या डज से कर रहे थे, बट और जहाँ पे बीच में आ रहा था वहाँ पे डू या डज ला रहे हैं, यहाँ पे भी ला रहे हैं, इस वाले में भी डू ला रहे हैं, इस वाले में भी डज ला रहे हैं। बट जैसे ही यहाँ पे हमें नहीं पता है कि यार वो सिंगुलर है, प्लूरल है, क्या है, कुछ भी, जब उसके बारे में नहीं पता, जब कौन ही कर्ता का काम करे, सब्जेक्ट का काम करे, तब हम डू या डज का यूज नहीं करते हैं। सिंपल क्वेश्चन वर्ड जो है उसका मीनिंग इंग्लिश लिखते हैं, उसके बाद
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख देते हैं। वर्ब मतलब क्रिया तुरंत लिख देते हैं। पढ़ाना क्रिया है ना, काम करना है ना, तो वो टीचर्स लिख देते हैं। आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना, अभी मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट चलते हैं। वो कह रहा है प्रश्नवाचक वाक्य में निगेटिव होने पर कर्ता तथा वर्ब के बीच नॉट लगाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। अब ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट कैसे है? ये कह रहा है ना कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि अच्छा हमें नॉट लगाना कहाँ है। कभी आप कहते हो, जैसे क्या करते हैं लोग, हु नॉट टीचेज, जैसे इन दोनों के बीच में नॉट लगाना है, इस यहाँ पे नॉट लगाना है, फिर या यू के बाद में लगाना है। इसमें कन्फ्यूजन होता है कि नॉट कब लगाना है। जैसे कभी कभी नहीं वाला जो सेंटेंस होता है, जैसे यहाँ पे नहीं है, तो हम यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे नॉट लगा है, तो हमें एक्चुअली नॉट यहाँ पे क्यों नहीं लगा सकते, यहाँ पे क्यों नहीं लगा सकते, फिर यहाँ पे। तो ये जो चीज़ है वो ये कह रहा है कि नॉट का प्रयोग हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में करेंगे। सब्जेक्ट कर्ता, वर्ब क्रिया, कर्ता और क्रिया के बीच में हम नॉट का प्रयोग करेंगे। देखिए, अगर आपको कर्ता और क्रिया नहीं पता तो कर्ता मतलब वो जो कौन काम कर रहा है, एक पर्सन होगा, व्यक्ति होगा, वो सब्जेक्ट का काम होगा। जैसे हमेशा तो नहीं होगा, बट जो काम करने वाला, जिसके बारे में हम बात करेंगे एक्चुअली, वो होगा अपना कर्ता, और जो काम करेगा वो होगी क्रिया। अभी हम आपको दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या तुम अपने गुरुजी का कहना नहीं मानते हो। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, बात किसके बारे में कर रहे हैं, तुम्हारे बारे में, तुम के बारे में। तो तुम का इंग्लिश हो गया यू। और उसके बाद कहना मानना जो होता है, यहाँ पे काम कौन सा काम, किस काम के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो कहना मानना। तो कहना का होता है ओबे, मतलब आज्ञा का पालन करना, ओबे। तो पहले हम लिखे सब्जेक्ट और फिर लिखे वर्ब मतलब क्रिया, जो काम हो रहा था, किस काम के बारे में बात हो रहा था उसका, उन दोनों के बीच में नॉट का प्रयोग हम कर दिए। थोड़ा सा और देखेंगे, जहाँ पे नॉट आया हुआ हो, यहाँ पे है, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो। तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो, तो तुम का हो गया यू, सब्जेक्ट पहले हो गया सब्जेक्ट, तो हम लिख दिए यू, ठीक है, यू लिख दिए। और किस काम के बारे में हम बात कर रहे हैं, जाने के बारे में, स्कूल जाने के बारे में, तो जाना, क्रिया अपना क्या हो गया, गो। फिर यू और गो, जहां पे देखो आप, यू और गो के बीच में नॉट का प्रयोग किया गया है, यानी सब्जेक्ट और वर्ब, कर्ता और क्रिया के बीच में हम नॉट का प्रयोग करेंगे। बहुत सारा रूल हो गया, कोई दिक्कत ना। फिर रिवीजन करते हैं, सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। अभी तक मैं समझा रहा था इसलिए कन्फ्यूजन रहा होगा, फिर मैं बताता हूँ। जस्ट रिवीजन है कि जब सिंगुलर रहेगा तो आप क्या करोगे, सिंगुलर रहेगा तो डज का प्रयोग करोगे। पहला रूल कि अगर सिंगुलर रहेगा तो डज का प्रयोग करोगे, प्लूरल रहेगा तो डू का प्रयोग करोगे। ठीक, अगर क्या पहले आ रहा है शुरू में तो डज या डू से अपना सेंटेंस स्टार्ट होगा, खत्म। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर बीच में कहाँ, क्यों, कैसे, जो प्रश्न क्वेश्चन वर्ड है, प्रश्न सूचक शब्द आ रहा हो, तो हम पहले उसकी इंग्लिश लिखेंगे, फिर तुरंत बाद हम डज या डू का प्रयोग करेंगे। कंफर्म, ठीक। नेक्स्ट है कि जब अपने पास हाउ मच, हाउ मेनी, विच जैसे कितना, कितने, कौन सा दिया होगा, तो हम तुरंत डू का प्रयोग ना करके, डू या डज का प्रयोग ना करके, बीच में जो उसका संबंध है उसको भी लिख लेंगे। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट जो रूल है, अगर बात जब कर्ता की हो रही है, कौन की बात करें और वहाँ पे ये ना पता चले कि किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम डू या डज का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे हम यहाँ पे कर्ता ही अपना वो क्वेश्चन मार्क हो, जैसे यहाँ पे तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, तो हम तुम्हें के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, कौन के बारे में, उस कौन के बारे में बात कर रहे हैं जो उस टीचर के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब ऐसा होगा कि हमें पता ही ना हो, तब हम उसमें डू या डज नहीं लगाते हैं। और नेक्स्ट रूल यही है कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में नॉट का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में नॉट का प्रयोग करते हैं। जहाँ पे हमें सब्जेक्ट का पता ना चले वहाँ पे हम डू या डज का प्रयोग नहीं करते हैं। हाउ मच, हाउ मेनी और विच के साथ, विच के तुरंत बाद हम डू या डज का प्रयोग न करके बीच में उसका संबंध बता देते हैं। यहाँ पे ये कह रहा है कि हम यहाँ पे डू या डज क्वेश्चन वर्ड के बाद तुरंत ही प्रयोग करते हैं। और जब क्वेश्चन वर्ड जो है क्या, क्यों, मतलब शुरू से स्टार्ट हो, पहला जो क्वेश्चन वाला हो, तो हम डू या डज लगाते हैं। अब हम आ जाते हैं प्रैक्टिस पे फ्रेंड्स। प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको समझ में आएगा, ऐसे तेजी करने से कुछ भी नहीं होता, घबराना नहीं है। ये है आज का अपना क्वेश्चन। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसको खुद से बनाइएगा, ट्रांसलेट कीजिएगा।
और हम आगे बढ़ते हैं, हम ट्रांसलेशन तो करेंगे ही। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप इसको बाद में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और उसके बाद आप इसका बाद में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, स्टार्ट करते हैं अपना हम पहला ट्रांसलेशन। तो पहला ट्रांसलेशन अपना है क्या। क्या आप उसको नहीं जानते हैं? क्या आप उसको नहीं जानते हैं? तो आप बताइए। यहाँ पे हम सबसे पहले आया अपना क्या, पहले आ गया क्या, क्वेश्चन वर्ड आ गया ना, क्वेश्चन वर्ड आ गया। तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, डू या डज से करेंगे। ठीक, डू या डज से करेंगे। अब हम डू लिखें या डज लिखें? तो देखो आप यहाँ पे आप उसको नहीं जानते हैं, हम बात कर रहे हैं आप मतलब तुम, यू आप देखो ना, यू के बारे में बात कर रहे हैं, डू यू। यहाँ पे होगा डू यू, यार सॉरी, डू यू। डू यू क्यों होगा? देखो क्या आपकी और तुम की इंग्लिश यू होती है, तो जब हम आई और यू की बात करते हैं तो हम डू लगा देते हैं। तो डू यू, आप उसको नहीं जानते हैं, उसको नहीं जानते हैं। अब हम लिखेंगे यहाँ पे अपना क्रिया क्या होगा, क्रिया नो मतलब जानना। और हम इससे पहले जब कर्ता और क्रिया जैसे यू और नो के बीच में हम नॉट का प्रयोग करते हैं। मैंने आप सभी को बताया कि कर्ता और क्रिया के बीच में नॉट का प्रयोग करते हैं। जब क्या से शुरू होगा तो हम डू का प्रयोग करेंगे। तो डू यू नॉट नो हो गया। अब जो अपना एक्स्ट्रा चीज बचा उसे हमें बस लिखना है। और पहले हम क्या लिखते हैं, पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, यानी एक्स्ट्रा चीज़ें जो बची हुई होती हैं उनको हम लिखते हैं। तो पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर एक्स्ट्रा चीज़ें। तो डू यू नॉट नो, उसको नहीं जानते हैं। डू यू नॉट नो हिम, डू यू नॉट नो हिम, अपना एक पहला तैयार हो गया। कोई दिक्कत हुआ? नहीं हुआ ना। सेकंड के बारे में बात करते हैं। क्या तुम्हारा भाई प्रतिदिन मंदिर जाता है? फिर से क्या आ गया यार, फिर से क्या आ गया? तो हमें डू या फिर डज तो लिखना पड़ेगा, इतना तो मान के चलो आप, डू या डज लिखना पड़ेगा क्योंकि आ गया है क्या। अब नेक्स्ट है, तुम्हारा भाई प्रतिदिन मंदिर जाता है। क्या तुम्हारा भाई, अब हम बात किसके बारे में कर रहे हैं, तुम्हारे भाई के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम तुम के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, तुम्हारे भाई के बारे में बात कर रहे हैं। कहने का मतलब योर ब्रदर, यहाँ पे यू नहीं आएगा, योर ब्रदर आएगा, योर ब्रदर। ठीक है, योर ब्रदर आएगा। अब देखो योर ब्रदर आ गया ना भाई, तुम्हारा भाई आ गया ना। तो अब हम यहाँ पे न तो आई है न यू है, ठीक है, ना आई मतलब न मैं, न यू मतलब न तुम, और ना ही यहाँ पे कोई प्लूरल है। कोई प्लूरल आपको दिख रहा है क्या, जैसे कि वे सारे लोग, प्लूरल वर्ड है नहीं, सिंपल है, सिंगुलर है। तो डज योर ब्रदर आ गया। कोई दिक्कत हुआ? नहीं हुआ, डज योर ब्रदर। फिर क्या तुम्हारा भाई, अब यहाँ पे नहीं तो कहीं आया ही नहीं है तो टेंशन नहीं है, बस डज योर ब्रदर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए अपना पहले हो गया क्वेश्चन वर्ड का इंग्लिश हमने लिख लिया, फिर योर ब्रदर सब्जेक्ट लिख लिया। अब हमें लिखना है वर्ब यानी क्रिया, काम कौन सा करता है, तो मंदिर जाने का काम करता है, मतलब मंदिर नहीं जाने का काम करता है। डज योर ब्रदर गो टू, अब क्या है, गो टू टेम्पल, डज योर ब्रदर गो टू टेम्पल, बस। अब प्रतिदिन दिया है यार, तो प्रतिदिन का इंग्लिश भी लिखोगे ना, एवरी डे या फिर डेली। तो मैं एवरी डे लिख देता हूँ, या फिर एक मिनट थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, हाँ यहाँ पे डज योर ब्रदर गो टू टेम्पल एवरी डे। अब देखो यार यहाँ पे हम एस या यस कुछ भी, किसी चीज़ का कोई भी पंगा नहीं है। डज योर ब्रदर गो टू टेम्पल एवरी डे, क्लियर है, डज योर ब्रदर गो टू टेम्पल एवरी डे, डज योर ब्रदर गो टू टेम्पल एवरी डे। अपना जो सेंटेंस है ये बन गया। एवरी डे के जगह पे आप डेली भी लिख सकते थे। नेक्स्ट हम करेंगे थर्ड क्या है, ये क्या कह रहा है यार, एवरी डे ऐसे लिखो यार, ये कह रहा है स्पेस दे के लिखो, एवरी डे साथ में एक में नहीं लिखना है। नेक्स्ट क्या है, इन लड़कियों को गणित कौन पढ़ाता है, इन लड़कियों को गणित कौन पढ़ाता है। देखो यार आ गया ना खतरनाक। अब खतरनाक क्या है इसमें कि यहाँ पे बीच में आ गया है कौन, इन लड़कियों को गणित कौन पढ़ाता है, इन लड़कियों को गणित कौन पढ़ाता है, आ गया खतरनाक सेंटेंस, बट डरना नहीं है। अब देखो यार कौन का होगा, हु हो गया, ठीक है, हु। अब क्या है, इन लड़कियों को गणित कौन पढ़ाता है। तो मैंने बताया था कि जैसे यार क्या होता है कि जब भी हम लिखते हैं, जैसे क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, उसके बाद हम डू या डज लगा देते हैं, डू या डज लगा देते हैं। लेकिन फिर मैंने बताया ये था कि जब यहाँ पे हमें
क्या है कि कर्ता के बारे में पता नहीं है। जैसे इन लड़कियों को गणित कौन पढ़ाता है, हम उस कौन के बारे में बात कर रहे हैं। जब हम उस कौन के बारे में बात करते हैं तो हम डू या डज का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे मैंने आप सभी को बताया था, मैं दिखाना भी चाहूँगा यार, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है। तो मैंने बताया था कि जब यहाँ पे हम उस कौन के बारे में बात करेंगे तो हु तो आएगा, लेकिन जब हम उस कौन के बारे में नहीं जान रहे हैं कि कौन है, कर्ता जो काम कर रहा है वो कौन है एक्चुअली, तब हम यहाँ पे डू या डज का प्रयोग नहीं करेंगे, तुरंत वर्ब लिख देंगे। जैसे है ना कि पहले उस वर्ब का इंग्लिश लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड का, फिर हम तुरंत क्या करेंगे वर्ब लिख देंगे। वर्ब अपना जो है टीच हो गया। लेकिन यार यहाँ पे देखो ना, एस या ई एस भी आएगा। तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, सिंगुलर का बात कर रहा है, तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, हु टीचेज यू इंग्लिश। देख रहे हो ना यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है एक्चुअली, पहले हम कौन का हु लिख दे रहे हैं, फिर उसके बाद डायरेक्ट वर्ब लिख दे रहे हैं। वर्ब लिख रहे हैं जिसमें एस या ई एस भी लगा दे रहे हैं। क्यों एस या ई एस क्यों लगा दे रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे न डू है न डज है, न डज है। आप देख रहे हो, तो प्रेजेंट टेंस में जब डू और डज नहीं रहेगा तो कैसे पता चलेगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है, मतलब कि हम प्रेजेंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें, जब हमने पढ़ा था अफर्मेटिव सेंटेंस, पहला जो सेंटेंस पढ़ा था, तो उसमें एस या ई एस लगा के हम बताते थे कि ये प्रेजेंट का है। तो इसमें डू या डज तो नहीं आ रहा है, और हमें ये बताना भी है कि ये प्रेजेंट का है, तो एस या ई एस लगा देते हैं, और डू या डज यहाँ पे नहीं आता है जब कर्ता के बारे में ना पता हो। घबराना नहीं है, सिंपल सा स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम अपना चलते हैं, सबसे पहले बीच में स्थापित कर लेते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा, दिख रहा होगा साफ साफ, फिर भी एडजस्टमेंट इज नेसेसरी। ठीक है, हु आ गया। देखिए, इन लड़कियों को गणित कौन पढ़ाता है, हु। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, वर्ब लिख देंगे, हु टीचेज। अब इंग्लिश नहीं है, सॉरी, मैथ्स है, हु टीचेज मैथ्स। क्या कह रहा है भाई, ये कहना क्या चाह रहे हैं गुरुजी? कह रहा है मैथ लिखो, हु टीचेज मैथ टू। एक काम करते हैं, मैथमेटिक्स लिख देते हैं, हु टीचेज मैथमेटिक्स, क्योंकि यार फिर भी इनको दिक्कत है। अच्छा है, मैंने स्पेलिंग गलती करी है, यहाँ पे ई आएगा, मैथमेटिक्स। ठीक है ना। आप देखो यहाँ पे हु टीचेज मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स जो है सब्जेक्ट जो है ना, सब्जेक्ट में ऐसे या जैसे होता है ना न्यूज, तो उसको प्लूरल नहीं सिंगुलर ही जोड़े जाते हैं। जैसे न्यूज बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि बहुत सारे न्यूज, सिंगुलर ही होता है। न्यूज सिंगुलर है, मैथमेटिक्स भी सिंगुलर है। हु टीचेज मैथमेटिक्स टू दीज गर्ल्स। कोई दिक्कत? क्वेश्चन मार्क आएगा, सॉरी यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क आएगा। हु टीचेज मैथमेटिक्स टू दीज गर्ल्स। इन लड़कियों को गणित कौन पढ़ाता है, क्लियर है। नेक्स्ट बात करेंगे थोड़ा सा, वे विद्यार्थी किस कक्षा में पढ़ते हैं, फोर्थ। वे विद्यार्थी किस कक्षा में पढ़ते हैं, क्वेश्चन वर्ड पहले लिखेंगे किस, विच, पहले लिखेंगे विच। पर यार किस कक्षा में पढ़ते हैं ना, तो जब ऐसा सेंटेंस आता है ना तो हम इन से स्टार्ट करते हैं, इन विच। ठीक है, और हमने पढ़ा क्या है, हमने ये पढ़ा है कि जैसे ही जब हम विच का प्रयोग करेंगे या फिर हाउ मच या हाउ मेनी का प्रयोग करेंगे तो उसका पहले संबंध बताएंगे। संबंध यहाँ पे किसका है, संबंध इसका विच का किससे है, कहाँ गया यार, हाँ, वे विद्यार्थी किस कक्षा में पढ़ते हैं, तो इसका जो किसका संबंध है वो कक्षा से है, तो क्लास को पहले लिखेंगे। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि जब हम विच या हाउ मच या हाउ मेनी लिखते हैं तो हम उसका संबंध पहले बता देते हैं, फिर डू या डज का प्रयोग करते हैं। इन विच क्लास, वे है, प्लूरल है, वे विद्यार्थी किस कक्षा में पढ़ते हैं, तो इन विच क्लास डू, प्लूरल है ना, वे विद्यार्थी है, ये विद्यार्थी होता तो डिज लगाते, ये विद्यार्थी किस कक्षा में पढ़ते हैं, अब वे है तो दोज लिखेंगे, वे का इंग्लिश। इन विच क्लास डू दोज, दोज के बाद क्या लिखेंगे, दोज के बाद क्या पढ़ेंगे, लिखेंगे हम विद्यार्थी का स्पेलिंग, स्टूडेंट, स्टडीज, क्वेश्चन मार्क आएगा। इन विच क्लास डू दोज स्टूडेंट स्टडीज। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे हमने पहले क्या किया, विच का संबंध बताया, फिर उसके बाद डू लगा दिया। यहाँ तक तो हमको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सिंपल सा था। अब यहाँ पे
दोज स्टूडेंट स्टडीज, दोज मतलब सब्जेक्ट, फिर दोज जो चीज़ बचा यहाँ पे, दोज स्टूडेंट अपना सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे वर्ब हो गया, ऐसा अपना हमने सब्जेक्ट वर्ब किया है। तो इन विच क्लास डू दोज स्टूडेंट स्टडीज। नेक्स्ट बात करेंगे, और पांचवा यहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो पांचवा हमने जान के यहाँ पे नहीं लिखा है ताकि आपको जहाँ पे रहे वहीं पे दिखे, ठीक है। पांचवा हम यहाँ पे करेंगे, पांचवा हम यहाँ पे करेंगे। अपना पांचवा सेंटेंस क्या है, क्या तुम अपना पाठ नियमित रूप से याद करते हो। अब थोड़ा सा हम फास्ट चलेंगे थोड़ा सा। क्या तुम अपना पाठ नियमित रूप से याद करते हो, क्या क्या पहले आ गया तो डू या डज का प्रयोग होगा। क्या तुम, डू, क्यों डू आएगा, क्योंकि हमें यू के साथ लिखना है, डू यू, अपना पाठ डू यू। अब यहाँ पे हम काम क्या कर रहे हैं, काम क्या कर रहे हैं, काम क्या कर रहे हैं, याद करने की। तो याद करने का या तो होता है लर्न, या होता है मेमोराइज, या होता है रिमेंबर, ठीक है। याद करना, डू यू लर्न लिख सकते हो, ठीक है, मैं सिंपल रखता हूँ। या फिर आप थोड़ा सा मान लो एडवांस हो गए होगे, जैसे 12 में पढ़ रहे होगे, तो आप मेमोराइज भी लिख सकते हो, डू यू मेमोराइज, सॉरी डू यू मेमोराइज। ये कह रहे हैं भाई साहब कि जेड लिखो, ठीक है, डू यू मेमोराइज। ओहो थोड़ा सा जूम हो गया, लेट मी करेक्ट इट, थोड़ा सा वेट करिएगा, जैसा था वैसा कर लेते हैं। एक मिनट यार, थोड़ा सा दिक्कत क्रिएट कर गया, ठीक है। तो अपना जो नेक्स्ट है, क्या हम लिख रहे थे, पांचवा, क्या तुम अपना पाठ नियमित रूप से याद करते हो, डू यू मेमोराइज। अब यहाँ पे योर लेसन एवरीडे, थोड़ा सा फास्ट हो जाते हैं क्योंकि लेक्चर हो जाएगा बहुत लंबा और आपको समझना है तो हम समझा देते हैं। डू यू मेमोराइज योर लेसन एवरीडे, क्या तुम अपना पाठ, क्या लिख दिए, डू, यू लिख दिए, यू के बाद क्या आ गया, उसके बाद हम फ्री हो गए, कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब अपने हिसाब से हम चल सकते हैं। तो डू यू मेमोराइज योर लेसन एवरीडे, डू यू मेमोराइज, डू यू लर्न भी हम यहाँ पे लिख सकते थे, डू यू लर्न योर लेसन एवरीडे, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम छठवें नंबर के बारे में, और छठवां क्या कहता है, क्या यह लोहार अपनी, फिर से इनको दिक्कत है, छठवां क्या कहता है, क्या यह लोहार अपनी भट्टी पर कार्य करता है। क्या यह लोहार, लोहार का स्पेलिंग जो है ब्लैक स्मिथ होता है, जो कि ऊपर दिया गया है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ यार जब कह रहे हो। तो लोहार का जो होता है ब्लैक स्मिथ होता है, भट्टी का फर्नेस होता है, ब्लैक स्मिथ, लोहार, भट्टी, फर्नेस। लेट में स्टार्ट किया, हाँ छठवां, क्या यह लोहार अपनी भट्टी पर कार्य करता है। क्या यह लोहार, क्या यह लोहार, लोहार जो है कई तो होंगे नहीं, हम यहाँ पे एक लोहार की बात कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, डज, ठीक है ना। क्या से शुरू होता है, पहले हम डज लगा देंगे, डज दिस ब्लैक स्मिथ, समझ में आ रहा है, डज दिस ब्लैक स्मिथ, डज दिस ब्लैक स्मिथ वर्क, ठीक है ना, काम करना हो गया, वर्क ऑन हिज फर्नेस। बताओ बताओ बताओ, सही है, डज दिस ब्लैक स्मिथ वर्क ऑन, देखो यहाँ पे इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, पहले डज लिख दे रहे हैं, फिर दिस ब्लैक स्मिथ जो है, पहले डज लिख दिए मतलब क्या के लिए, फिर दिस ब्लैक स्मिथ आ गया अपना सब्जेक्ट, और फिर आ गया वर्ब, फिर आ गया ऑब्जेक्ट, मतलब पहले करता आ गया, फिर उसके बाद क्रिया आ गई, फिर जो बचा वो आ गया। लेकिन क्या ये सही है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये है कि क्या ये सही है, डज दिस ब्लैक स्मिथ वर्क ऑन हिज फर्नेस, क्या ये जो है वर्ड सही है। तो अब देखो ना यार, अपनी भट्टी पर कार्य करता है, ये तो हिंदी में सही है, अपनी भट्टी पर काम करता है, पर अब भट्टी पर बैठ के थोड़ी ना काम करेगा, भट्टी में काम करेगा ना, जैसे भट्टी एक जो जगह होगी वहां जाके उस जो पूरा अपना भट्टी में जाके काम करेगा। ये थोड़ा हिंदी और इंग्लिश का गेम है, वरना कुछ नहीं है। अगर आप यहाँ पे, आपको यहाँ पे रुकने की कोई जरूरत नहीं है, इतना चलता है, और चलता इसलिए भी है क्योंकि यार इंग्लिश में अभी ये आपके लिए एक ट्रैप है, जाल है, इंग्लिश फंसाता है, उसमें फंसना नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश में हल्का सा अंतर है, बस उसी चीज़ को हम इन लिख देंगे, वरना पर तो आप मतलब उस भट्टी पे बैठ के नहीं काम करेगा, इसलिए यहाँ पे इन आएगा, वरना अगर आप ऑन लिखते हो तो भी ये चल जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तुम किससे बात करना चाहते हो, नेक्स्ट सेंटेंस आ गया, तुम किससे बात करना चाहते हो। तो तुम किससे, किससे का इंग्लिश क्या होता है भाई साहब, होम, डब्लू, होम, डू, यार ये क्या हो रहा है, होम, अच्छा मैंने गलत, होम डू यू
तुम किससे बात करना चाहते हो। पहले आप देखो तुम किससे का बीच में आया तो सबसे पहले हमने लिख लिया, उसके तुरंत बाद डू का प्रयोग कर लिया, फिर सब्जेक्ट लिख दिया। हम फिर सब्जेक्ट लिखने के बाद हम कर्ता हमने लिख लिया, फिर क्रिया लिखेंगे ना, whom do you। अब यहाँ पे क्या है, चाहना जो है अपना नेक्स्ट जो क्रिया हो जाएगा, whom do you want to talk, whom do you want to talk। क्लियर है, whom do you want to talk, whom do you want to talk। या फिर कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं यार, whom do you want to talk, whom do you want talk to, talk to भी लिख देते हैं, talk to भी लिख देते हैं किससे, बट हम ऐसा नहीं करते हैं, whom do you want to talk रहने नहीं देते हैं, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, जैसे सिंपल सा रूल है, whom do you want to talk। सातवां अपना था क्वेश्चन, तो हम ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है, क्योंकि यार बोलने के लिए तो लोग कुछ भी कर देते हैं, थोड़ा मोड़ा चेंजिंग तो यार थोड़ा स्टाइलिश बनने के लिए करते हैं लोग, और धीरे धीरे चेंजिंग भी आते रहता है, कोई दिक्कत भी नहीं हमें। वह किसके साथ खेलना चाहती है, वह किसके साथ खेलना चाहती है, तो यहाँ पे बताओ क्या होगा, किसके क्या इंग्लिश क्या होगा, whom, जैसे मैंने बताया whom। लेकिन यार यहाँ पे ना क्या एक दिक्कत है, वो किसी के साथ खेलना चाहती है तो with आ जाएगा, with whom, with whom, with whom, with whom, with whom। अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, अपना तो सारा चीज हो गया, लेकिन हम देख रहे हैं ना कि whom जैसे आता है उसके बाद हम क्या लिखते हैं, डज या डू लिखते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है ना, वह किसके साथ खेलना चाहती है, कहाँ गई यार 8वां नंबर, वह किसके साथ खेलना चाहती है, तो ये क्या है, लड़की है और एक वचन है, तो with whom, with whom, with whom, with whom क्या करेंगे, डज का प्रयोग करेंगे, डज। सी wants, नहीं wants आएगा या नहीं आएगा आप बताओ, तब तक मैं आगे बढ़ता हूँ। with whom does she wants to play। देखो यार यहाँ पे एस या यस का प्रयोग नहीं करते हैं, सिंपल सा बात है, विद whom आएगा, ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए, कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। देखो यार कभी कभी आपको एक दिक्कत आता होगा, हिज, अच्छा 9th वाला बना लेते हैं तब बताएं क्या, नहीं अभी बता देते हैं। देखो यार एक दिक्कत ये होता है, हिज होता है और एक जो होता है ना वो होता है हर। अब हमें दिक्कत होता है कि यार हम हर का प्रयोग करें और हिज का प्रयोग करें, एक होता है हिम भी जोड़ लो यार, हिम भी जोड़ लेते हैं। तो देखो यार हिज में क्या आ रहा है आपको, हिज, जब आप हिज बोल रहे हो ना तो उसमें ही छिपा हुआ है, दिख रहा है, हिज 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 हिज, ही से बना हुआ हिज। हर के लिए क्या है, आपको फिर से देखो यार हर के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें कुछ छिपा नहीं है, बस वही एक ट्रिक है, सी आ जाएगा, ठीक है। तो ही का आप देखो ना यहाँ पे ही से संबंध है, ही का संबंध जो हिज से, एक काम करते हैं ऐसे कर देते हैं थोड़ा सा, ही का संबंध जो है हिज से होगा, सी का जो है वो हर से होगा, सी का संबंध जो है वो हर से होगा, सी का संबंध जो है वो हर से होगा। देखो ना ही का संबंध, ही जब आप ही पढ़ रहे हो तो ही आ रहा है ना, हिज जब बोल रहे हो तो हिज में छिपा हुआ है ही, तो ये इस ट्रिक से आप याद रखते हो कि ही, हिज और हर आपको बोलना है। ही, और देखो हिम के साथ कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि कंफ्यूजन आपको हिज और हर के साथ होना है। जब आप हिज बोलो तो उसमें ही छिपा हुआ है, तो ही के साथ हिज जाएगा, यानी जब हम मेल की बात करेंगे, पुरुष की बात करेंगे, तब हम हिज का प्रयोग करेंगे। अगर हम महिलाओं के बारे में बात कर रहे हैं, लड़कियों के बारे में बात करें, तो हर का प्रयोग करेंगे। और हिम जो है ना, हम रिस्पेक्टफुली पर्सन के लिए, जैसे मैं उनको, जैसे मैं बोला ना उनके साथ, मैं उनको, जैसे ना यहाँ पे हम पता नहीं चलेगा कि जैसे रिस्पेक्टफुली, जैसे हम माता पिता के लिए कहते हैं कि हम उनका पैर जो है, मैं उनका सम्मान करता हूँ, तो आई रिस्पेक्ट देम होगा यहाँ पे, मैं उनका सम्मान करता हूँ, आई रिस्पेक्ट देम। बट यहाँ पे जो है ना रिस्पेक्ट के लिए यूज होगा, जो जहाँ पे लड़का या लड़की से कोई संबंध ना हो। तो सम्मान के लिए हम यहाँ पे हिम का प्रयोग करते हैं। और कभी कभी क्या होता है ना कि हमें पता ही नहीं चलता है कि वो मेल हैं या फीमेल हैं, दिक्कत हो जाता है। जब हमें नहीं समझ में आता है तो हम हिम का प्रयोग करते हैं, मतलब हमें पता ही नहीं चलता, पता ही नहीं चलता मेल और फीमेल, मेल और फीमेल, तब हम हिम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। हिम का प्रयोग हम तब करते हैं, सी के साथ हम हर का प्रयोग करेंगे, कंफर्म रहना चाहिए आपको।
और ही का प्रयोग, हिज का प्रयोग जो है हम यहाँ पे ही के साथ करेंगे, मेल के साथ करेंगे। मतलब हम यहाँ पे ये कह सकते हैं ही या फिर मेल लिख सकते हैं। देखो मैं ये क्यों बता रहा हूँ, इम्पॉर्टेंट ये है क्योंकि आप कई बार ट्रांसलेशन करोगे ना तो आपको समझ में नहीं आएगा कि हिज लगाना है, ही लगाना है, सी लगाना है, क्या करना है। आप कुछ भी लगा के यहाँ पे चले जाओगे। तो जब आप ट्रांसलेशन सच में करोगे ना तो फिर आप इसका जो है आपको दिक्कत बुझाएगा, पता चलेगा कि अच्छा एक्चुअली दिक्कत कहाँ पे आ रही है। तो इसलिए मैं ये बता दे रहा हूँ। और मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अपना जो यहाँ पे डेटा आ गया है, सी आ गया है, तो सी आया है यहाँ पे। अगर अपने साथ सी आया तो हम किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, अगर हमें यूज करना होता है तो हर का प्रयोग करते हैं। कंफर्म है, थोड़ा सा लंबा बता दिया, कोई दिक्कत ना, इतना चलता है। थोड़ा सा मैनेज भी करना चाहिए कभी कभी चीज़ों को सीखने के लिए। क्या मैंने कर दिया यार, 9। 9th क्या कह रहा है, यह बच्चा अपना पाठ ठीक प्रकार से, ओके 9th हमें यहाँ पे नहीं करना है, हमें आगे करना 9th, कोई ना, ठीक तो है। 9th की तरफ चलते हैं, हम बढ़ते हैं अपने 9th की तरफ, बात करेंगे 9th की तरफ। 9th, अरे यार मतलब मानोगे नहीं तुम। 9th के बारे में बात करते हैं हम। 9th क्या कह रहा है, यह बच्चा अपना पाठ ठीक प्रकार से तैयार क्यों नहीं करता है। यह बच्चा अपना पाठ ठीक प्रकार से तैयार क्यों नहीं करता है। यह बच्चा का क्या होगा, अपना पाठ ठीक प्रकार से तैयार क्यों नहीं करता है। देखो आप एक चीज़ को 3-4 बार पढ़ोगे आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। पहले क्या करना है, क्यों का इंग्लिश लिखना है, वाई। अब जब वाई आ गया है, अब यह बच्चा अपना पाठ ठीक प्रकार से, तो हम यहाँ पे देखो जब हम वाई का प्रयोग तो कर रहे थे, तो जब हम एक बार वाई का प्रयोग नहीं, वहाँ पे कौन था यहाँ पे देखो अब वाई हो गया। वाई के बाद हम क्या करेंगे, डू या डज का प्रयोग करेंगे, वाई। अब डू लगाएंगे या डज लगाएंगे। यहाँ पे यह बच्चे की बात हो रही है, यह बच्चा, दिस बॉय सिंगुलर, मतलब सिंगुलर है, वाई डज दिस बॉय। डज के बाद अपने को फ्री हो जाना है, वाई डज जैसे लिख ले अपने को फ्री, फिर सब्जेक्ट लिख देना है, वाई डज दिस बॉय, वाई डज दिस बॉय अपना पाठ ठीक प्रकार से तैयार क्यों नहीं करता। अपना सब्जेक्ट हो गया। वर्ब के बारे में, वर्ब क्या है, क्रिया क्या है, तैयार करना, तैयार करने का प्रिपेयर होता है, दिया भी हुआ है जो वोकैबुलरी है। वाई डज दिस बॉय प्रिपेयर, अब यहाँ पे ठीक प्रकार से तैयार क्यों नहीं करता है, वाई डज दिस बॉय। अब यहाँ पे मैंने बताया है कि नॉट का प्रयोग कब करना है, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में। यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया इतना दूर, सब्जेक्ट दिस बॉय, और ये प्रिपेयर जो हो गया वर्ब हो गया। तो वाई डज दिस बॉय नॉट प्रिपेयर, ठीक है। नॉट का प्रयोग हमें कब करना है, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में। नेक्स्ट है क्या है कि वाई डज दिस बॉय नॉट प्रिपेयर, यह बच्चा अपना पाठ ठीक प्रकार से तैयार क्यों नहीं करता है। वाई डज दिस बॉय नॉट प्रिपेयर, अपना पाठ ठीक प्रकार से, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो हमने सब्जेक्ट लिख लिया है दिस बॉय, फिर वर्ब लिख लिया है, अब हमें ऑब्जेक्ट ही लिखना है, मतलब जो एक्स्ट्रा चीजें बची हुई हैं। तो वाई डज दिस बॉय नॉट प्रिपेयर, अब हमें क्या करना है, ठीक प्रकार से तैयार क्यों नहीं करता अपना पाठ, अपना पाठ का लिखना है हिज लेसन। अब यहाँ पे मैं देखिए आ गया, हिज आ गया, मैंने हिज हर क्यों नहीं लिखा, यानी यहाँ पे हर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हम यहाँ पे लड़के की बारे में बात कर रहे हैं और हमें यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है कि ये लड़का है, लड़के के साथ हम हिज का प्रयोग करेंगे। तो वाई डज दिस बॉय नॉट प्रिपेयर हिज लेसन वेल, मतलब ठीक प्रकार से, ठीक है। तो आ गया ना, यह बच्चा अपना पाठ ठीक प्रकार से तैयार क्यों नहीं करता। वाई डज दिस बॉय नॉट प्रिपेयर हिज लेसन वेल, वाई डज दिस बॉय नॉट प्रिपेयर हिज लेसन वेल। ठीक प्रकार से का आप कुछ और भी, वेल के जगह पे कई सारे वर्ड मीनिंग है, ठीक प्रकार से की जगह पे आप वेल के जगह पे कुछ और भी लिख सकते हो, ठीक है। तो वेल के जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे अगर आप ठीक प्रकार से का इंग्लिश मैंने वेल लिखा हुआ है, आप कुछ और भी प्रयोग कर सकते हो। खास क्या है, दिस बॉय के साथ यहाँ पे हिज आया है, दिस बॉय के साथ हिज आया है, जो कि मैंने आपको बताया। तो वहाँ पे बताऊँ या यहाँ बताना तो पड़ता ही, ठीक है। 10वां बात करेंगे, तुम रोज कितना दूध चाहते हो। तुम रोज कितना बीच में आया है, हाउ मच। अब मच आएगा, मेनी आएगा, दिस इज इम्पोर्टेंट। मच आएगा या मेनी आएगा। देखो यार, मेनी जब नंबर पता हो, मेनी यानी जब नंबर हमें पता हो। मच कब लिखेंगे, जब हमें नंबर ना पता हो, मतलब हम गिन नहीं पाएंगे। दूध को हम गिन नहीं पाएंगे, नंबर नहीं कर पाएंगे, नंबरिंग नहीं कर पाएंगे, काउंटिंग नहीं कर पाएंगे, तो हम हाउ मच लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे, हाउ मच तो हो गया। अब हाउ मच जैसे ही हो गया, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, संबंध स्थापित करेंगे। मैंने बताया था आपको विच, हाउ मच,
हाउ मेनी, उसके बाद हम तुरंत संबंध बताते हैं किस चीज़ के बारे में हम एक्चुअली बात करना चाहते हैं, तो हाउ मच मिल्क। अब उसके बाद जैसे हमने संबंध बता लिया कि हम दूध के बारे में बात करना चाहते हैं, उसके बाद हम डू या डज का प्रयोग करेंगे। और हम दूध किसको दे रहे हैं, एक वचन को दे रहे हैं, बहुवचन को दे रहे हैं। तो देखो यार यहाँ पे तुम है, तुम को बहुवचन माना जाता है, तो डू का हाउ मच मिल्क डू यू वांट, कोई दिक्कत, हाउ मच मिल्क डू यू वांट। अब देखो यार 10 क्वेश्चन तो मैंने कर दिया, बचे 5। ये जो 5 क्वेश्चन है वो आपको करने हैं, वो क्वेश्चन जो है वो आपको करने हैं, ये जो क्वेश्चन है वो आपको करने हैं, लेकिन मैं हेल्प करूंगा, टेंशन ना लीजिए। अब इसको स्टॉप करके 5 जो हैं उनको करिए, और इसको मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करके अब बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, जल्दी जल्दी लिख सकता हूं या फिर मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं बस, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे। पहला, पंडित नेहरू को कौन नहीं जानता है सॉरी, पंडित नेहरू को कौन नहीं जानता है। देखो यार कौन बीच में, वो पंडित नेहरू को कौन नहीं जानता है, यहाँ पे सिंगुलर है ना, पंडित नेहरू। देखो इसमें खासियत क्या है, खासियत यह है कि मैं बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे पीटी बड़ा लिख रहा हूँ, एन भी बड़ा लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूँ, प्रॉपर नाउन के बारे में बात कर रहा हूँ, मतलब किसी के नाम के बारे में बात कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने इसे बड़ा लिख दिया। हु डज नॉट नो पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित नेहरू, पंडित नेहरू को कौन नहीं जानता, हु डज नॉट नो, ठीक है। हु के बाद जैसे डज आया, डज के बाद में मैंने यहाँ पे नॉट का प्रयोग किया, हु डज नॉट नो। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपने यहाँ पे हु डज नॉट नो पंडित नेहरू। नेक्स्ट बात करेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। वह कितनी कुर्सियाँ रोज तैयार करता है, मेनी या मच, एक मिनट, वह कितनी कुर्सियाँ रोज तैयार करता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है, वह रोज कहाँ जाता है, क्या वह प्रतिदिन सुबह टहलने जाता है, क्या वह प्रतिदिन सुबह टहलने जाता है, यही है ना। तो क्या पहले आ गया, सिंपल सा बात है, डज का प्रयोग करेंगे, क्यों, मतलब सिंगुलर है। देखो यार यहाँ पे खासियत क्या है, खासियत ये है कि मैं यहाँ पे एवरीडे का यूज किया हूँ और कहीं पे डेली का यूज किया हूँ। तो देखो यार, आप डेली का और एवरीडे का कहीं पे भी यूज कर सकते हो, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। आप यहाँ पे डेली भी लिख सकते थे, ठीक। अब नेक्स्ट जो डाउट ये हो सकता है कि फॉर अ वॉक क्यों लिखा हुआ है, तो फॉर अ वॉक ये जो है यहाँ पे दिया हुआ है। देखो 14वां पे हम चलते हैं, यहाँ पे हम बात करते हैं जो अपना वर्ड मीनिंग है ना यार। यहाँ पे देखो यार, टहलने जाने का फॉर अ वॉक दिया हुआ है, गो फॉर अ वॉक दिया हुआ है। तो मैं यहीं से जो है मीनिंग लिया हूँ, तो अपना जो है यही है, डज ही गो फॉर अ वॉक, डज ही गो फॉर अ वॉक। मैं वहीं से ये जो सेंटेंस जो है ये लिया हूँ, डज ही गो फॉर अ वॉक एवरी डे, डज ही गो फॉर अ वॉक डेली भी मैं लिख सकता था। नेक्स्ट जो हम बात करना चाहते हैं, 15वां के बारे में बात करना चाहते हैं, 15 नंबर के बारे में, और यहाँ से अपना जो है सेशन ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो भी कर सकते हैं, और कुछ डाउट होगा तो पूछ भी सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है फॉलो करने की, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पोस्ट करता भी नहीं। क्या यह घड़ी ठीक चलती है, दिस वन इज़ इम्पॉर्टेंट। क्या यह घड़ी ठीक चलती है, तो हम क्या लिखेंगे, घड़ी जो है सिंगुलर है, तो क्या आ गया, तो हम लिख देंगे डज।
डज। डज देखो यार, अब तुम्हें घड़ी के बारे में तो पता नहीं, वॉच लिख सकते हो, यह घड़ी की बात हो रही ना, तो डिस। देखो यार, वॉच भी लिख सकते हो, क्लॉक भी लिख सकते हो, ठीक है ना। अब डज दिस वॉच या क्लॉक वर्क्स वेल, वर्क वेल, क्योंकि ऐसे आईएएस का पंगा तो यहाँ पे होता नहीं है, ठीक है ना, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं रहना चाहिए। फिर भी एक बात और मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे क्या दिया है, वर्ड मीनिंग के हिसाब से अगर चले, वर्ड मीनिंग के हिसाब से यहाँ पे जो दिया हुआ है, तो ठीक चलना का क्या है, टू कीप करेक्ट टाइम दिया हुआ है, ठीक चलना, घड़ी ठीक चलना, टू कीप करेक्ट टाइम, तो यहाँ पे ऐसे भी हो सकता है। एक मिनट, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ और फिर क्या हो गया, डज दिस क्लॉक लिख देता हूँ, डज दिस क्लॉक कीप करेक्ट टाइम, जैसा वहाँ पे दिया हुआ था, कीप करेक्ट टाइम। इंपॉर्टेंट यह है कि वहाँ पे टू दिया हुआ था, जो हमें यहाँ पे यूज़ नहीं करना है, सेंटेंस के हिसाब से हमें यूज करना होता है, तो टू का यूज नहीं होगा। ऐसे ही टू गो फॉर अ वॉक भी दिया हुआ था, तो जैसे कहाँ गया टू गो फॉर अ वॉक, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे गो फॉर अ वॉक है, टू गो फॉर अ वॉक दिया हुआ था वहाँ पे, तो उसमें आपको नहीं कन्फ्यूज होना है, क्योंकि टू गो फॉर अ वॉक का मतलब होता है कि जैसे मैं कहता हूँ आई हैव टू गो फॉर वॉक, मतलब मुझे टहलना जाना होगा, तो मैं यहाँ पे टू का यूज करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे टू का यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपली कीप करेक्ट टाइम अकॉर्डिंग टू द मीनिंग हो गया। एक और जो होता है यूज किया जाता है जनरली, डज दिस क्लॉक रन। फाइन। अब देखो यार, एक ही चीज़ को थोड़ा सा अलग अलग तरीके से बोला जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट, दिस वॉज फॉर ऑल अबाउट टुडे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।